नमस्कार। और आज हम इतिहास के एक ऐसे खोए हुए पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसकी कहानी टुकड़ों में मिलती है, लेकिन जब वो जुड़ती है तो किसी शानदार थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं विशाख दत्त के प्राचीन नाटक देवी चंद्रगुप्तम के। और देखिए, इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि ये नाटक हमें कभी पूरा मिला ही नहीं। जो कुछ हम जानते हैं वो अलग अलग पुरानी किताबों और लेखों में मिले इसके हिस्सों को जोड़कर इतिहासकारों ने तैयार किया है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी टूटी हुई फिल्म की रील को जोड़कर एक पूरी कहानी को समझना। ये चीज़ इसे और भी ज़्यादा क्या कहते हैं, रहस्यमयी बना देती है। बिल्कुल। और यही आज हमारी कोशिश रहेगी। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर उस दौर की राजनीति, सम्मान और साहस की भावना को गहराई से समझना है। हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फैसले ने सिर्फ एक रात में गुप्त साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दृश्य से। ये हमें सीधे एक जंग के मैदान में ले जाता है। गुप्त सम्राट रामगुप्त, जो महान समुद्रगुप्त के बेटे हैं, अपने राज्य की सीमा पर एक शक राजा से बुरी तरह हार चुके हैं। जी, उनकी पूरी सेना घिर चुकी है और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हालात सिर्फ बिगड़े नहीं हैं, बल्कि दांव पर अब गुप्त वंश की इज्जत लग गई है ना? बिल्कुल। वो शक राजा अपनी जीत के नशे में एक ऐसी शर्त रखता है जो किसी भी स्वाभिमानी कौम के लिए जहर का घूंट पीने जैसी है। वो कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी पत्नी महारानी ध्रुव देवी को मेरे हवाले करना होगा। एक मिनट, क्या अपनी ही रानी को दुश्मन को सौंप देना? कोई राजा ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये तो कल्पना से भी परे है। यकीनन रामगुप्त ने इनकार कर दिया होगा। यहीं पर कहानी का पहला और सबसे बड़ा झटका लगता है। रामगुप्त, जिसे अपने वंश के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए था, वो अपनी जान बचाने के लिए इस अपमानजनक शर्त को मान लेता है। मान लेता है? हाँ, ये फैसला सिर्फ एक पति का नहीं था, ये एक सम्राट का फैसला था और इसने पूरे गुप्त साम्राज्य के स्वाभिमान पर एक सवाल खड़ा कर दिया। ये तो कायरता की हद है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ कायरता कह सकते हैं, या फिर रामगुप्त के नजरिए से देखें तो क्या वो एक यथार्थवादी राजा था जो हजारों सैनिकों की जान बचाने के लिए एक कड़वा फैसला ले रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं, लेकिन विशाख दत्त का नाटक इसे इस तरह नहीं देखता। नाटक का संदेश साफ है। राजधर्म का पहला उसूल अपनी प्रजा और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करना है। अच्छा। रानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, और उस गौरव का सौदा करके जान बचाना वो राजधर्म के हिसाब से सबसे बड़ा पाप था। रामगुप्त का यह एक फैसला उसे इतिहास की नजरों में हमेशा के लिए एक अयोग्य शासक बना देता है। ठीक है, तो राजा तो अपनी परीक्षा में फेल हो गया, एक अपमानजनक समझौता हो चुका है। लेकिन क्या राजमहल में हर किसी ने इस फैसले को चुपचाप मान लिया? कोई तो होगा जिसका खून इस अपमान से खौल उठाओ। बिल्कुल। और यही कहानी में दूसरे किरदार की एंट्री होती है, जो रामगुप्त का बिल्कुल उल्टा है। उसका छोटा भाई राजकुमार चंद्रगुप्त। जब यह खबर उस तक पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उससे अपने खानदान का यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता। तो वो सीधे रानी ध्रुवदेवी के पास पहुंचता है। क्या वो अपने भाई के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देते हैं? नहीं, अभी नहीं। वो रानी को सिर्फ एक भरोसा दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपको दुश्मन के कैंप में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपने वंश की लाज बचाऊंगा। और यही उनका गुस्सा एक असाधारण, एक बहुत ही साहसी योजना में बदल जाता है। कौन सी योजना? वो फैसला करते हैं कि रानी ध्रुव देवी की जगह वो खुद औरत का भेष बनाकर शक राजा के शिविर में जाएंगे। औरत का भेष? मतलब ये तो सुनने में बहुत फिल्मी और बहुत ज्यादा जोखिम भरा लगता है। क्या ये सच में मुमकिन था? देखिए, संस्कृत नाटकों में इस युक्ति को स्त्रीवेश कहते हैं, और ये एक सोची समझी रणनीति थी। चंद्रगुप्त जानते थे कि सीधी लड़ाई में वो हार चुके हैं, अब सिर्फ छल और कूटनीति ही काम आ सकती थी। तो उन्होंने सिर्फ खुद ही रानी के कपड़े पहने के भेष में तैयार किया। ये सभी अंदर हथियार छिपाए हुए थे। ये एक तरह का सुसाइड मिशन था। अगर पकड़े जाते तो मौत निश्चित थी। कहना आसान है,
पर सोचकर देखिए उन सैनिकों के बारे में जिन्हें अपनी मर्दानगी छुपाकर भारी भरकम लिबास पहनकर दुश्मन के घर में घुसना था। यह योजना चंद्रगुप्त के सिर्फ साहस को ही नहीं बल्कि उसके लीक से हटकर सोचने की क्षमता को भी दिखाती है। सही कहा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार भी था। वो दुश्मन की मानसिकता को समझ रहा था। उसे पता था कि शक राजा जीत के अहंकार में अंधा हो चुका है और उसे किसी धोखे की उम्मीद ही नहीं होगी। उसने दुश्मन के इसी गुरूर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो अब वो दुश्मन के कैंप में पहुंच चुके हैं, रानी के भेष में चंद्रगुप्त और दासियों के भेष में उनके सैनिक। सोचकर ही घबराहट होती है, माहौल में कितना तनाव होगा। चलिए अब नाटक के सबसे रोमांचक हिस्से तीसरे दृश्य पर चलते हैं। शक राजा का शिविर जश्न में डूबा हुआ है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती बल्कि गुप्त साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया है और अब वो उनकी रानी पर अपना अधिकार जताएगा। वो कामुकता और अहंकार में इतना अंधा है कि उसे सामने खड़ी रानी की आंखों में डर की जगह एक अलग ही आग दिखाई नहीं देती। और फिर वो पलाता है। हाँ, जैसे ही शक राजा नकली रानी यानी चंद्रगुप्त के करीब आने की कोशिश करता है, चंद्रगुप्त बिजली की तेजी से अपना खंजर निकालते हैं और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देते हैं। एक ही वार में? जी, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजा जमीन पर था। और उसके बाद दासियों के भेष में आए सैनिकों ने क्या किया? जैसे ही राजा मारा गया, उन दासियों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और शक सेना के कमांडरों पर टूट पड़े। राजा को मरा हुआ देखकर और अचानक हुए इस हमले से शक सेना में भगदड़ मच गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। और इसी मौके का फायदा बाहर छिपी गुप्त सेना ने उठाया होगा। बिल्कुल, उन्होंने हमला बोल दिया। कुछ ही घंटों में एक हारी हुई बाजी एक शानदार जीत में बदल चुकी थी। वाह, ये तो वाकई किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्लाइमैक्स है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। जब ये नायक वापस अपने घर अपनी राजधानी लौटा होगा, तब क्या हुआ होगा? यहीं से कहानी का चौथा और सबसे जटिल हिस्सा शुरू होता है, राजमहल की राजनीति। जब चंद्रगुप्त वापस लौटे तो वो एक राजकुमार नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नायक थे। पूरी प्रजा उनकी जय जयकार कर रही थी। और राजा रामगुप्त? उनकी हर जगह थू थू हो रही थी। अब रामगुप्त को अपने भाई से प्यार नहीं बल्कि डर लगने लगा। उसे चंद्रगुप्त में अपना सिंहासन छीनने वाला एक खतरनाक दुश्मन नजर आने लगा था। तो दोनों भाइयों के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और इस कहानी के बीच में थी रानी ध्रुव देवी। उनका नजरिया क्या था? जाहिर है वो अपने कायर पति से नफरत करने लगी थी, जिसने उन्हें एक चीज की तरह दुश्मन को सौंप दिया था। और स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव अपने देवर चंद्रगुप्त की तरफ होने लगा, जिसने अपनी जान पर खेलकर उनकी इज्जत बचाई थी। तो अब ये रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं रहा, इसमें सम्मान, कृतज्ञता और शायद प्रेम भी शामिल हो गया था। हाँ, कह सकते हैं। एक राजा जो डर और जलन में जी रहा है, एक नायक जिसे अपनी जान का खतरा है, और एक रानी जो धर्म और भावनाओं के बीच फंसी है। ये एक विस्फोटक स्थिति बन गई थी। बिल्कुल। और नाटक के बचे हुए हिस्सों से एक और बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। अपने भाई रामगुप्त के शक और गुस्से से बचने के लिए और सही समय का इंतजार करने के लिए चंद्रगुप्त ने पागल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। पागल होने का नाटक? ये तो एकदम शेक्सपियरियन लगता है। मतलब वो दरबार में अजीब हरकतें करते थे ताकि रामगुप्त को लगे कि उनसे कोई खतरा नहीं है। सबूत था। वो जानते थे कि अभी सीधे टकराव का मतलब है गृह युद्ध, जिसमें बहुत खून खराबा होगा। इसलिए उन्होंने खुद को एक गैर खतरनाक सनकी व्यक्ति के तौर पे पेश किया ताकि उनका भाई लापरवाह हो जाए और वो अपनी अगली चाल की तैयारी कर सकें। तो ये नाटक कब तक चलता रहा? आखिर में इस कहानी का अंत कैसे हुआ? यह हमें पांचवें और अंतिम दृश्य की ओर ले जाता है। कहानी का अंत थोड़ा विवादित है, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य और नाटक के संकेत हैं वो एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अंत में चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का वध कर देते हैं। अपने ही भाई की हत्या? ये तो बहुत गंभीर बात है। एक नायक के लिए अपने भाई का खून करना, इसे कैसे सही ठहराया जा सकता है? यहीं पर धर्म और राजधर्म का फर्क समझना जरूरी है। नाटक इसे एक भाई की हत्या या अधर्म के रूप में नहीं दिखाता। इसे एक आताई यानी एक अत्याचारी, कायर और अयोग्य राजा से राज्य को बचाने के लिए उठाए गए एक जरूरी कदम के तौर पे पेश किया गया है। अच्छा, तो यहाँ राजधर्म को व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर रखा गया। बिल्कुल। संदेश साफ था। रामगुप्त राजा कहलाने का अधिकार खो चुका था। और उसके बाद चंद्रगुप्त ने सत्ता संभाली और गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक बने,
चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से। हाँ, लेकिन उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। क्या ये सिर्फ प्यार था या इसके पीछे भी कोई गहरी राजनीतिक वजह थी? इसमें दोनों ही बातें शामिल थीं। एक तरफ ये ध्रुव देवी को वो सम्मान और पद वापस दिलाने का एक तरीका था जो उनके पति ने उनसे छीन लिया था। उन्हें फिर से महारानी बनाकर चंद्रगुप्त ने एक तरह से अतीत के अपमान को धो दिया। और दूसरी तरफ ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम भी था। पूर्व रानी से विवाह करके उन्होंने सिंहासन पर अपने अधिकार को और भी मजबूत कर लिया और ये सुनिश्चित किया कि वंश की निरंतरता बनी रहे। तो इस पूरी कहानी, इन 5 दृश्यों को एक साथ रखकर देखें तो इससे सबसे बड़ा सबक या केंद्रीय संदेश क्या निकलता है? विशाखदत्त का संदेश बहुत साफ और आज भी प्रासंगिक है। राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर पैदा होता है या बैठता है। सच्चा राजा वो होता है जो संकट के समय अपने राष्ट्र और अपनी प्रजा के सम्मान के लिए खड़ा होता है। जो राजा ये नहीं कर सकता, उसे शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रामगुप्त की कायरता ने उसे अयोग्य साबित किया और चंद्रगुप्त की वीरता ने उसे स्वाभाविक रूप से सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जी। और अगर हम ध्रुव देवी की किरदार को देखें तो क्या वो सिर्फ एक मोहरा थीं, एक विक्टिम थीं इस पूरी कहानी में? सतह पर देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन गहराई में देखें तो ऐसा नहीं है। ये सच है कि उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन उनका अपमान ही वो चिंगारी थी जिसने चंद्रगुप्त के अंदर विद्रोह की आग जलाई। तो वो संकट का कारण नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनी। बिल्कुल। उनका किरदार ये दिखाता है कि एक स्त्री केवल राजा की संपत्ति नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होती है और उस गौरव की रक्षा करना ही राजधर्म है। सही कहा। देवी चंद्रगुप्तम की ये अधूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि नेतृत्व जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। और जब कोई शासक अपने पद की गरिमा बनाए रखने में नाकाम हो जाता है तो उसे हटना ही पड़ता है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। जब नेतृत्व कमजोर, स्वार्थी और अयोग्य हो जाता है, तो क्या इतिहास खुद ही नए और योग्य नेतृत्व को आगे आने का रास्ता नहीं बना देता? ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक व्यक्ति के निजी चरित्र, उसकी हिम्मत और उसके शासन करने के अधिकार के बीच कितना गहरा और अटूट रिश्ता होता है।